अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिया एहसान, आपकी साइंस की टीचर। आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 1, रूट सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि प्लांट के अंदर जो होते हैं वो दो किस्म के सिस्टम पाए जाते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि आप हैव यू एवर विजिटेड अ गार्डन ऑन अ विंडी डे। क्या कभी आप किसी बाग में गए हों और उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत तेज़ हवा चल रही हो, तब भी प्लांट जो होता है वो ज़मीन में गड़ा ही रहता है। वो जैसे कि उसके पत्ते और शाखें हिल रही होती हैं तो उसको उखड़ जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं ऐसा होता? वो इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ रूट सिस्टम की वजह से नहीं, प्लांट जो है वो ब्लो अवे नहीं होता। वाई द होल प्लांट डज नॉट ब्लो अवे विद द विंड, दिस इज़ ड्यू टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ये किस वजह से होता है? प्लांट्स की रूट्स की वजह से। द रूट्स ऑफ द प्लांट स्प्रेड इन द सॉइल एंड एंकर इट। रूट, अब सबसे पहले इसके जो रूट सिस्टम के जो हैं वो फंक्शंस आ गए हैं कि रूट सिस्टम क्या करता है। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट स्प्रेड इन द सॉइल एंड एंकर इट, वो पूरी ज़मीन में फैले होते हैं और उसमें गड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो तेज़ हवा में भी अपनी उखड़ता नहीं है, ब्लो अवे नहीं होता। दे एब्जॉर्ब वाटर। अब दूसरा इसका पहला तो फंक्शन हो गया रूट का, क्या कि वो जो है पूरी ज़मीन में फैल कर उसको प्लांट को एंकर किए रखते हैं, और दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? ये डिफ्यूजन का प्रोसेस लेगा। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ फ्रॉम द लेवल ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसनट्रेशन मूव करती है। तो बिल्कुल वाटर का भी यही केस होता है कि ज़मीन के नीचे तो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जबकि प्लांट के अंदर पानी की मिकदार कम होती है। तो यही रूट्स के थ्रू पानी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम द लेवल ऑफ हायर कंसनट्रेशन यानी सॉइल से टू द लेवल ऑफ लोअर कंसनट्रेशन यानी प्लांट को मूव करता है। पहला फंक्शन इसका क्या कि ये एंकर किए रखते हैं प्लांट को, और दूसरा इसका फंक्शन क्या कि ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देयर आर मैनी टाइनी रूट्स हेयर्स ऑन द एपिडर्मिस विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि इस रूट्स के साथ बहुत से रूट हेयर्स लगे होते हैं, बालों की शक्ल के रूट हेयर्स लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एपिडर्मिस के इसकी जो आउटर लेयर है उसके ऊपर होते हैं, विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। वो भी पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। रूट है, एक सिंगल रूट है, अगर उसके ऊपर हेयर्स ना लगे होते तो एब्जॉर्प्शन कम होती। रूट हेयर्स जो हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या बात है कि वास्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल आप पहले 6 में भी पढ़ चुके हैं कि वो दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो वास्कुलर बंडल की मौजूदगी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में मदद देती है, यानी रूट ने तो पानी एब्जॉर्ब कर दिया, आगे जो पानी की सप्लाई होगी वो किसके ज़रिए होगी? वास्कुलर बंडल के ज़रिए होगी, जो कि रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और वो फर्दर पानी की सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। तो 4 मेन फंक्शन इधर आपने पढ़ लिए कि रूट के क्या फंक्शन है। पहला तो आपने ये पढ़ा कि प्लांट जो है वो 2 किस्म के सिस्टम कंसिस्ट करता है, क्या कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि रूट सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके रूट्स के फंक्शन पढ़े हैं कि रूट का पहला फंक्शन ये है कि ये प्लांट्स को मजबूती से ज़मीन में गाड़े रखती है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है फॉर द प्लांट, और इसके ऊपर, इसकी एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स लगे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं, और इसके अंदर रूट्स के अंदर वास्कुलर बंडल भी मौजूद होते हैं जो अगेन सर्कुलेशन ऑफ वाटर में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और उसके बाद डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ गई जो मैंने आपको इधर पहले भी बता दी। और उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ रूट कितनी होती हैं।
टू मेन टाइप्स ऑफ रूट होती हैं, एक होती है टेप रूट्स और दूसरी होती है फिब्रस रूट्स। तो टेप रूट्स क्या होती हैं? टेप रूट ऐसी a tape root system has one मेन रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट। अब इधर आप देखें डायग्राम भी आपको बनी हुई है कि टेप रूट सिस्टम क्या है। इसमें सबसे पहले प्लांट से एक ही रूट निकलती है जिसको कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी रूट। फिर इस प्राइमरी रूट से सब ब्रांचेस निकलती हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। ये वाली ये प्राइमरी रूट है और ये क्या है? सेकेंडरी रूट्स। फिर आगे इसकी भी सब ब्रांचेस है जिनको कहते हैं टर्शरी रूट्स। अब आपने पढ़ ली क्या पहली टाइप? टेप रूट। टेप रूट जो होती है वो एक ही मेन रूट को जिसको कहते हैं प्राइमरी रूट पर कंसिडर करती है, फिर उसके आगे सब ब्रांचेस होती हैं जिनको सेकेंडरी रूट, और फिर वो मज़ीद डिवाइड होकर क्या बनाती हैं? टर्शरी रूट। तो ये टेप रूट क्या का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो होती है सेकेंडरी जो दूसरी किस्म की रूट है उसको कहते हैं फिब्रस रूट। फिब्रस रूट जो होती है वो बहुत सी एक ब्रांचेज ऑफ रूट पर मुश्तमिल होती है। द ब्रांचेज ऑफ सेकेंडरी रूट्स आर कॉल्ड टर्शियरी रूट्स। ये आपने पढ़ लिया। द टेप रूट आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, ट्रीज एंड shrubs, while fibrous roots are thread-like structure that spread out from the base of the stem of plant, for example grasses and wheat। ये grasses और wheat में जो होती है वो कौन सी रूट पाई जाती है? fibrous रूट पाई जाती है। और बहुत से दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उनमें कौन सी रूट पाई जाती है? ट्रीज और shrubs वगैरह में टेप रूट पाई जाती है। एक और किस्म की भी रूट होती है जिसको कहते हैं रूट निड्यूल्स। रूट निड्यूल्स किस में पाई जाती है? ये बहुत से ये जैसे कि सम प्लांट्स लाइक beans have roots nodules which contains helpful bacteria to increase the fertility of soil। बैक्टीरिया जो है आपको पता है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में एक अहम रोल अदा करती हैं। तो ये रूट नोड्यूल्स जो होती है तीसरी टाइप की रूट जो है वो बहुत से ऐसे प्लांट जैसे कि पीज और बीन्स हैं इनमें पाई जाती है। ये बैक्टीरिया कंसिस्ट करती है जो कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करती हैं। तीन किस्म की आपने रूट पढ़ ली। मेन जो दो हैं, एक है टेप रूट, दूसरी है फिब्रस रूट, और तीसरी आपने कौन सी टाइप पढ़ी? रूट नोड्यूल की टाइप पढ़ी। ये हो गया रूट सिस्टम। और उसके बाद जो है वो क्या आ जाता है? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम किस पर कंसिस्ट करता है? द शूट सिस्टम हैज़ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके पास क्या क्या होते हैं? लीफ भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है। पहले इसमें क्या आ जाता है? स्टेम। द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। अब फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है कि वो प्लांट को सपोर्ट देता है। देखें कि अगर स्टेम ना होता तो प्लांट ऐसे ही मतलब उसका कोई ख़ास सिमेट्री ना होती, तो ये सपोर्ट देता है। इट्स ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन द रूट एंड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, ये एक तो इसका काम ये है कि सपोर्ट देता है, और दूसरा ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट जैसे कि वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी स्टेम जो है वो बहुत करामत साबित होता है और ये एक अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ रूट्स स्टेम आ जाती हैं। वो कौन सी हैं? हर्बिशियस स्टेम होता है और वुडी स्टेम। दो मेन टाइप्स हैं इसकी स्टेम की। कौन कौन सी? हर्बिशियस और वुडी स्टेम। इसके अलावा फिर हर्बिशियस स्टेम की फर्दर डिवीजन है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। प्लांट्स विद ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स आर कॉल्ड हर्बिशियस। ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन और फ्लेक्सिबल होता है, वो क्या कहलाते हैं? हर्बिशियस स्टेम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेजीज में पाया जाता है, ग्रासेस में पाया जाता है और क्रॉप्स में पाया जाता है। वाइल प्लांट्स विद हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग stems are called woody plants, for example trees, shrubs, most vines। ये जो है ये सारे इसका कौन सा स्टेम होता है? इसका वुडी स्टेम होता है। अब हर्बिशियस स्टेम की जो है फर्दर डिवीजन है कि वो क्लाइंबर भी हो सकते हैं जैसा कि मनी प्लांट हो गया, बल्ब्स भी हो सकते हैं जैसा ओनियन का स्टेम होता है, और इसके अलावा ट्यूबर्स फॉर्म में भी हो सकता है जैसा कि पोटैटोज होते हैं, पोटैटो का स्टेम है, और रनर भी होते हैं जैसा कि स्ट्रॉबेरीज या ग्रासेस की आपके सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ये रनर्स में आते हैं। इनका स्टेम क्या होता है? रनर स्टेम होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके वुडी स्टेम इज मोस्टली
वुडी स्टेम कैसा होता है? मोस्टली कवर्ड विद अ डेड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड बार्क, जिसको बार्क कहते हैं, यानी इसके ऊपर एक डेड लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको क्या कहलाई जाती है? बार्क कहलाई जाती है। आपने देखे भी होंगे वुडी स्टेम्स, अक्सर ट्रीज के जो स्टेम्स होते हैं वो जो है वो वुडी स्टेम्स होते हैं। उसके बाद इन अ स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज लाइक अ रिंग। अब इसके शूट की तरह स्टेम के अंदर भी वस्कुलर बंडल होते हैं जो कि किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? रिंग की फॉर्म में, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। द वस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रांग एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये स्ट्रांग होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अब स्टेम के भी आपने फंक्शन भी पढ़ लिए, उसकी दो मेन टाइप भी पढ़ ली। कौन कौन सी? एक है हर्बिशियस स्टेम, दूसरा है वुडी स्टेम। हर्बिशियस स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है और सॉफ्ट होता है, फ्लैट एंड होता है, और ये ज़्यादातर किसमें? डेजीज और ग्रासेस क्रॉप्स में पाए जाते हैं। फिर इसके आगे फर्दर डिवीजन है, क्या है इसमें? क्लाइंबर है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, कुकम्बर का स्टेम हो गया, और उसके अलावा बल्ब स्वाम में पाया जाता है जैसा कि ऑनियन का है। इसके अलावा ट्यूबर होता है जैसा कि पोटैटो का होता है, और रनर स्टेम भी होता है जैसे कि स्ट्रॉबेरीज या ग्रासेस। और इसके अलावा दूसरी मेन टाइप जो है वो वुडी स्टेम है, वो हार्ड होता है। अक्सर ट्रीज श्रब्स वगैरह के जो है वो वुडी स्टेम्स होते हैं, वुडी स्टेम होता है। इसके अलावा स्टेम में वास्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं जो कि रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को। अच्छा, इसके अलावा कैक्टस के बारे में इधर बताया गया है कि कैक्टस जो है वो पानी की ऐसे जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पाया जाता है, और ये ज़्यादातर पानी को अपने स्टेम के अंदर स्टोर कर देता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये भी आप पढ़ लीजिएगा। साइंस टिडबिट और डू यू नो ये जो होते हैं ये आपके पढ़ने की बातें होती हैं और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, वो ज़रूर आप गेन किया करें इनसे। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो आ जाता है वो टॉपिक हमारा लीव्स है। ये सारे पहले ये टॉपिक्स आप 6th क्लास में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो ये इनकी रिपीटिशन है। इधर लीव के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ये समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीव कैसा होता है। सबसे पहले ये जो लीव की शेप है ये क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड कहलाता है। और उसके अलावा इसकी एक मेन जो वेन होती है उसको मिड रिब कहते हैं। इसकी मिड रिब की एक्सटेंशन जो है वो लीव स्टॉक कहलाती है, और मिड रिब की फर्दर डिवीजन होती है जिसको क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। ये जो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीव। और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव कैसा होता है वो भी आपने पहले 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लीव जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है? क्यूटिकल कहलाती है। और गैसेस मूव करती हैं थ्रू स्टोमेटा जो कि एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। फिर स्टोमेटा के दो गार्ड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और यही गार्ड सेल इसकी रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। और उसके अलावा जो स्टोमेटा हैं वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। क्यों ओपन होते हैं स्टोमेटा डे टाइम में? क्योंकि इसको प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रेंस को ये उसकी एंट्रेंस को पॉसिबल बनाते हैं थ्रू देयर ओपनिंग। और उसके बाद ये लीफ का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों पढ़ लिया। ये पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने रिपीट करवाया आपको दोबारा से। और अब ट्रांसपोर्टेशन, अगला टॉपिक हमारा क्या आ गया? ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो आपको जानते ही होंगे कि द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है कि ये जो रूट्स के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब हुआ होता है उसको प्लांट के सारे हिस्सों तक पहुंचाना, क्या किसका काम है? जाइलम का काम है। और उसके बाद ये जो है थिक और स्ट्रांग वॉल्स के बने होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं प्लांट को। डेड टिश्यू होते हैं, और हर साल जो ट्री है वो नए जाइलम बनाता है। और ये ईच इन ट्रीज न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्री ट्रंक। जाइलम फॉर्म वुड, ये वुड बनाते हैं। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को जो कि लीफ में प्रिपेयर होती है, उसको सारे प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। और ये क्या होते हैं? फ्लोएम जो होते हैं वो डेड सेल से नहीं बने होते, ये ख़ास स्पेशलाइज्ड सेल पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं।
हैं। और ये शुगर सोल्यूशन जो यानी प्रिपेयर्ड फूड जो है कैन गो अप एंड डाउन द फ्लोएम एट द सेम टाइम। ये अप एंड डाउन का क्या मतलब है कि जो प्रिपेयर्ड फूड लीफ जो बनाते हैं खुराक को, वो फ्लोएम के थ्रू ऊपर प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स में भी और नीचे वाले पार्ट्स यानी रूट्स को भी एक ही टाइम में सप्लाई हो रही होती है थ्रू फ्लोएम सेल। अच्छा जी, उसके बाद क्या टॉपिक हमारा आ जाता है, ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या है, द लॉस, आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा in the leaf is called transpiration. As the water evaporates from the leaves, more is pulled up through the xylem to replace it. The main force which draws water up the plant is called transpiration pull. अब आपने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन तो आपने देख ली कि क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब आप देखें कि साइल के अंदर तो पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है, तो रूट्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब करती रहती हैं तो पानी एक स्टेज ऐसे आती है कि प्लांट के अंदर कैपेसिटी नहीं रहती कि वो मज़ीद पानी को ले सके। तो इसके लिए अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो पानी वो एब्जॉर्ब कर रहे होते तो लीफ के थ्रू जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर जो उसकी नीड से ज़्यादा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उसका, वो ट्रांसपायर हो जाता है, बाहर निकल जाता है लीफ से पानी। तो ये एक अल्लाह ताला ने ख़ास निज़ाम बनाया है प्लांट की लाइफ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता किसकी मदद से है, एक ट्रांसपायरेशन पुल एक्सर्ट होता है, क्रिएट होता है। वो कैसे कि जाइलम सेल जो है वो थ्रू आउट वास्कुलर बंडल तो रूट में भी हैं और स्टेम में भी हैं, तो उनके सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होते हैं। तो जो पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो लीफ तक जैसे ही पहुंचता है तो एक पुल सा बन जाता है जो उसको पुश अप करता है टू अपवर्ड, और वो लीफ से एक्सेस ऑफ वाटर एक्सपेल आउट हो जाता है। व्हेन वाटर लॉस इज मोर देन वाटर इनटेक, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो प्लांट की है वो इतनी नहीं है, यानी साइल के अंदर पानी की बारिशें कम हो रही हैं या नहीं मिल रहा पानी प्लांट को, जिसकी वजह से उसका इनटेक या एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है और लॉस उसका ज़्यादा है, पानी निकाल वो ज़्यादा रहा है, तो उसके नतीजे में प्लांट क्या हो जाता है, प्लांट मुरझा जाता है। इट मोस्टली हैपन्स ऑन अ हॉट ड्राई सनी डे। ये ज़्यादातर किस वक्त होता है, जब समर्स में दिन बहुत गर्म और ड्राई हो, तो उसकी वजह से प्लांट जो है उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है वाटर का और इनटेक कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। ये देखें विल्टिंग हो रही है इन पॉटेड प्लांट में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या आ जाता है, फोटोसिंथेसिस का। ये एक्टिविटी ऊपर वाली भी आप करके देखिएगा या इसको पढ़ ही लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि लीव्स के थ्रू ही ट्रांसपायरेशन होती है। कि एक ऐसी एक ब्रांच ली है जिसके ऊपर लीव्स लगे हुए हैं, उसको पॉलीथीन बैग के साथ कवर कर दिया गया है, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया गया, और एक ऐसी ब्रांच ली है प्लांट की कि जिसके ऊपर लीफ नहीं लगे और उसको भी पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया है। तो कुछ घंटे गुजरने के बाद देखा है कि पॉलीथीन बैग के अंदर जो लीफ वाला था उसके अंदर पानी जमा है और जो दूसरा है उसमें नहीं है। तो इसकी वजह क्या है कि लीफ के थ्रू ही ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। अच्छा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस आ जाती है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किस की ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो आपको पता चल गया है कि पहले से आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में ग्रीन प्लांट्स यानी क्लोरोफिल रखने वाले प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है यानी ग्लूकोज की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब ये प्रोसेस आपको बता रही हूँ, इससे बजाय इसके पढ़ने से मैं आपको इधर बता देती हूँ कि ये एक लीफ है, ग्रीन लीफ है यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल इन द सेल उसमें दिखाया गया है। और उसके बाद सनलाइट की भी मौजूदगी है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, और पानी जो रूट से
एब्जॉर्ब होकर पूरे प्लांट से होता हुआ लीफ तक पहुंचता है, वो भी आ रहा है। यानी सनलाइट, एयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम सॉइल और क्लोरोफिल जो कि इस लीफ के अंदर मौजूद है, उसकी प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं प्लांट्स? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर कहाँ जा रही है? रिलीज इन द एयर। और फिर ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कुछ इसमें से ये जो है ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में लीफ अंदर अपने स्टोर कर लेता है, जो क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल बनाता है। और उसी क्लोरोफिल की मौजूदगी में फिर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो और बाकी जो ग्लूकोज है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि इसको अपने मुख्तलिफ काम करने में इस्तेमाल करते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब फैक्टर कौन से नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर लाइट, वही अभी आपने जो पढ़ा, जिनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सूटेबल टेम्परेचर। अब ये स्टार टेस्ट है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी एक स्टार टेस्ट कैसे लिया जाता है कि किस जो लीफ, कौन से लीफ हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर वो लीफ को प्रोवाइडेड ना हो तो क्या इनकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? कभी भी नहीं होगा। कोई एक फैक्टर भी इनमें मिसिंग होगा तो उसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब ये स्टार टेस्ट होता क्या है, इसके स्टेप्स हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि डिप लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 30 सेकेंड। बॉइलिंग वाटर में लीफ को डाल के 30 सेकेंड के लिए उसको डाला, पहला स्टेप ये है। फिर उसके बाद बॉयल लीफ इन अल्कोहल, फिर उसके बाद अल्कोहल के अंदर लीफ को बॉयल किया। फिर उसके बाद डिप लीफ इन बॉइलिंग वाटर, फिर उसके अल्कोहल में डिप करने के बाद, बॉयल करने के बाद फिर उसको वाटर में डिप किया। और उसके बाद स्प्रेड द लीफ ऑन अ वाइट टाइल एंड प्लेस आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। और उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डाला। ये है स्टार्च का टेस्ट। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनके साथ हम यही टेस्ट करेंगे, यही स्टेप करेंगे लीफ के साथ। और फिर हम इन फैक्टर्स का देखेंगे कि किस फैक्टर के भी एब्सेंस, कोई सा भी फैक्टर यानी लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की एब्सेंस में क्या ये फोटोसिंथेसिस का अमल हो सकता है कि नहीं। अब पहले हम लाइट का लेते हैं। कवर अ लीफ। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि एक लीफ को किसी भी स्ट्रिप के साथ या एल्युमिनियम फॉयल के साथ उसके मिड के पार्ट को कवर अप कर दिया गया और कुछ देर घंटे गुजरने के बाद उसी लीफ के ऊपर स्टार्च टेस्ट किया गया है। जब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लीफ के अंदर क्लोरोफिल बनता है या स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो लीफ किस कलर के हो जाते हैं स्टार्च टेस्ट के बाद? ब्लैकिश, डार्क ब्लूइश या ब्लैकिश कलर के वो हो जाते हैं। और जिन के अंदर क्लोरोफिल वो नई स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं होती, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते, उनका कलर वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो पहले हम लाइट का कर रहे हैं। लाइट में हमने क्या किया कि एक लीफ को एक स्ट्रिप के साथ कवर अप कर दिया और फिर उसके ऊपर जब स्टार्च टेस्ट किया है तो उसका टेस्ट कैसे आया है कि जो उसके जो लीफ का जो पोर्शन एक्सपोज था टू लाइट, जिस पर रोशनी पड़ रही थी, वो तो डार्किश ब्राउन ब्लू हो गया, डार्क कलर के हो गए। लेकिन जो मिड वाला पोर्शन था जिसको हमने एल्युमिनियम फॉयल के साथ कवर अप किया था, वो वैसा ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। मीन्स के इन द एब्सेंस ऑफ लाइट कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, स्टार फॉर्मेशन नहीं होती, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होती। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडा लाइम जो है, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने क्या किया कि एक प्लांट लिया और उसमें एक लीफ को put some soda lime in a plastic bag and fix the bag around a leaf. After a day
परफॉर्म द स्टार टेस्ट ऑन दैट लीफ, वाई इज़ द स्टार टेस्ट नेगेटिव, क्यों स्टार टेस्ट नेगेटिव? एक हमने लीफ को पॉलीथीन बैग के अंदर पोटाशियम डाइऑक्साइड डालकर लीफ के अंदर उसको बंद कर दिया, लीफ को उसके अंदर लिपेट लिया उसके पॉलीथीन बैग को, और एक दिन गुजरने के बाद फिर उसी लीफ का हमने स्टार टेस्ट लिया तो उसका क्या हुआ, लीफ का कलर कैसा हो गया? वो नेगेटिव आया, यानी उसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ। जो स्टार्च वाले लीफ होते हैं उसका कलर कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो उसने कलर चेंज नहीं किया। क्या मतलब कि इसमें स्टार फॉर्मेशन नहीं हो सकती ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ और स्टार फॉर्मेशन नहीं हुई। क्लोरोफिल फिर क्या है? टेक अ वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट लीफ। मनी प्लांट के लीफ आपने देखे होंगे। वेरीगेटेड लीफ कैसा होता है? जिसमें पैचेस में कलर होता है, यानी ऐसा लीफ जो कि एग्जिबिट करे डिफरेंट कलर्स। तो उसमें पैचेस में वाइट कलर होता है विद आउटर क्लोरोफिल। द परफॉर्म स्टार टेस्ट ऑन द लीफ, इस लीफ के ऊपर एक वेरीगेटेड लीफ लिया और उस पर स्टार टेस्ट परफॉर्म किया तो उसका क्या कलर आया? जो सेंटर वाला जो जिसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी ज़ाहिर होती थी, यानी जो ग्रीन कलर का था, वो तो डार्क ब्लूइश कलर का या ब्लैकिश कलर का हो गया, लेकिन बाकी जो था उसने कलर चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड नॉट बी डन। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स आपने देख लिए। इसी तरह अगला हमारा टॉपिक आ जाता है रेस्पायरेशन का। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। इन प्लांट सेल्स ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड and water are the waste products. This process mainly take place in the mitochondria. Glucose plus oxygen change into carbon dioxide plus water plus energy is released. यानी वो एक मालिक्यूल जो कि ग्लूकोज का एक मालिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बना था, उससे एनर्जी कैसे लेते हैं प्लांट के? वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज़ करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है, जो अगेन फोटोसिंथेसिस में काम आती है। वाटर भी रिलीज़ होता है जो कि अगेन फोटोसिंथेसिस में काम आ जाता है, और एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है जो कि प्लांट्स के काम आती है। तो ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिल्कुल अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? उसमें प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या है? वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ये है रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो कि ऑल द टाइम जारी रहता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ जो है वो लीव्स में होता है, जबकि रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी तमाम सेल्स के अंदर होता है। और उसके अलावा ये दिन रात जारी रहता है, वो सिर्फ दिन के वक्त होता है। और प्लांट सेल रिस्पायर ऑल द टाइम, सो दे नीड continuous supply of oxygen during daytime. They make more oxygen by photosynthesis, so extra oxygen goes into the air. At night photosynthesis stops, so plants takes in oxygen and gives out carbon dioxide like animals. यानी जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वही रेस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रही है, और ये रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है वही फोटोसिंथेसिस में दोबारा इस्तेमाल हो जाती है। इन द डे देखें ये क्या हो रहा है, सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन गैस इसके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद रिलीज़ हो रही है। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन भी डे टाइम में होती रहती है, उसमें ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, प्लांट ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा होता है। नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, उसमें रेस्पायरेशन हो रही होती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस
ऑक्सीजन गैस जा रही होती है, प्लांट ले रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होती है। गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग डे एंड नाइट। इसके बाद हम की पॉइंट पे आ जाते हैं। प्लांट्स हैव टू सिस्टम सच दैट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ये आपने पढ़ लिया है। फिर जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन किया है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। फिर ट्रांसपरेशन की क्या डेफिनेशन है, इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। अच्छा, लीव्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इफ एनी ऑफ द लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर इज नॉट अवेलेबल। अगर नहीं है अवेलेबल तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके बाद एक और इसके बीच में एक टॉपिक था कि लीव का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे वेल अडॉप्टेड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इसकी भी आप रीडिंग कर लीजिएगा कि इसकी एक ब्रॉड फ्लैट शेप होती है जो कि एब्जॉर्प्शन सनलाइट के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरा ये इसका थिन होता है स्ट्रक्चर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए जो हेल्पफुल होता है। इस वजह से ये थिन पतला होता है जिसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो सकता है। लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस। जितनी एयर स्पेसेस ज़्यादा होंगी गैस के मॉलिक्यूल उतनी तेज़ी से हरकत कर सकेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट आसान बनाने के लिए इसमें एयर स्पेसेस होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है टू सप्लाई वाटर टू द सेल। ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस होती है जो कि अलाउ करती है एंट्री ऑफ लाइट को। वैक्सी क्यूटिकल होती है टू स्लो वाटर लॉस, यानी क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो वाटर लॉस से बचाती है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक यानी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। स्टार्च फार्मेशन होती है इन द लीव सेल के अंदर स्टार फार्मेशन होती है। ये सारी एडाप्टेशंस जो हैं वो लीव के स्ट्रक्चर में होती हैं जो कि किसके लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो ये एक आम बात थी जो मैंने कहा आपको बता दूं। ये भी अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने इस यूनिट की बहुत अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करनी है। की पॉइंट्स को भी पढ़ना है, साइंस टिडबिट्स को भी पढ़ना है, डू यू नो और एक्टिविटीज़ जो भी हैं सारा उसकी अच्छी तरह रीडिंग करनी है। इसके अलावा फिर जब आप एक्सरसाइज पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो आप आसानी से ये ऑप्शंस कर लेंगे। इसकी भी पिक्चर बनाकर आपने मुझे सेंड करनी है। उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका आपने उसको करेक्ट करके लिखना है। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप खुद से करें ताकि आप समझें और इसको आप आसानी से कर लें। अगर आपको कोई भी मुश्किल हुई तो फिर मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद शॉर्ट आंसर पे हम आ जाते हैं। व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के 3 फंक्शंस क्या हैं, आप पेज नंबर 1 पेज पर आ जाएं। ये फंक्शंस द रूट, इसको नंबरिंग करके आप लिख लीजिएगा कि एक तो ये है कि स्ट्रक्चर स्प्रेड इन द साइल एंड एंकर इट, पहला ये हो गया। दूसरा एब्जॉर्ब वाटर करती है। तीसरा इसके रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करते हैं, ये आप लिख दीजिएगा इधर, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज। और वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द रूट विच आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में मदद देते हैं। ये इधर तक आप निशान लगाए, साथ ये लिख भी लीजिएगा ये। और नंबरिंग में 1 2 3 4 इसके आप लिख ले रहे हैं फंक्शन। व्हाट आर द 3 की जगह आप 4 कर लें, क्योंकि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। तो आप इसमें 3 की जगह 4 फंक्शन आप रूट लिखिए। प्लांट स्टेम्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। अब इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लें कि व्हाट आर द 2 main types of stems of plants. What are the 2 main types of stems of plants? Name any 3 types of stems with examples. इस क्वेश्चन को इस तरह आप चेंज कर लें, और उसके बाद इसका आंसर आप आ जाएं पेज नंबर 8 पर। there are 2 main types of stems, ये यहाँ से
टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेम्स आर हर्बिशियस स्टेम्स एंड वुडी स्टेम्स। फिर हर्बिशियस की हेडिंग देकर आपने हर्बिशियस के बारे में लिखना है और उसके साथ ये एग्जांपल भी दे देनी है, और उसके बाद आपने लिखना है वुडी स्टेम, और उसकी भी आपने आगे लिख लेना है कि वुडी स्टेम इज़ मोस्टली कवर्ड विद अ डेड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड बार्क। और ये वुडी प्लांट्स में भी ट्रीज, श्रब्स और मॉस्ट वाइन्स की एग्जांपल भी आपने दे देनी है। इसके साथ इसकी भी हर्बिशियस की भी एग्जांपल दे देनी है और उसका स्ट्रक्चर भी बता देना है, वुडी का स्ट्रक्चर भी बता देना है और उसकी एग्जांपल भी दे देनी है। इसके बाद आप आ जाएं कि हर्बिशियस स्टेम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी मोर। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप लिखें क्लाइंबर लिख लें, मैं ख़ुद से आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लें। और क्लाइंबर की एग्जांपल है मनी प्लांट या कोकम्बर प्लांट। दूसरा आप स्टेम लिखें बल्ब और उसकी एग्जांपल लिख लें अनियन। और तीसरा आप लिख लें ट्यूबर्स स्टेम और उसकी एग्जांपल आप लिख लें पोटैटो। और चौथा आप लिख लें रनर स्टेम और उसकी एग्जांपल आप लिख लें ग्रासेस और स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज वाटर मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम इन डे टाइम। डे टाइम में वाटर जो है वो क्यों अपवर्ड मूव करता है? क्यों अपवर्ड मूव करता है वाटर डे टाइम में? इसलिए अपवर्ड मूव करता है वाटर क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर की ज़रूरत होती है और इसीलिए रूट से एब्जॉर्ब होकर वाटर अपवर्ड मूव करता है। डे टाइम में वाटर अपवर्ड मूव करता है ताकि वो लीफ तक पहुंच सके और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आसानी से हो सके। तो वाई डज वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू द जाइलम इन डे टाइम? इसके लिए आप आ जाएं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है पेज नंबर 11 इधर से इसकी 3rd लाइन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इधर लिखें लीफ ऑफ प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल to make glucose and oxygen. That's why water moves upward. Through xylem in daytime. सही है। उसके बाद how stomata helps in the process of photosynthesis। कैसे stomata help करते हैं process of photosynthesis में? स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग फ्राहम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कि वो इंटर हो प्लांट में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो इसके लिए आप इधर आ जाएं। द गैसेस मूव, पेज नंबर 9। गैसेस मूव इन एंड आउट थ्रू स्मॉल होल्स इन द लीफ एपिडर्मिस कॉल्ड स्टोमेटा। या इधर से शुरू कर लें। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एन एपिडर्मिस। देयर इज अ वाटर प्रूफ कवरिंग ओवर एपिडर्मिस कॉल्ड क्यूटिकल। गैसेस मूव्स इन एंड आउट थ्रू स्मॉल होल्स इन द लीफ एपिडर्मिस कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा। सराउंडिंग each stomata is a pair of guard cells. The 2 guard cells work together to open and close। ये पूरा इधर तक आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर प्लांट में क्लोरोफिल की क्या इम्पोर्टेंस है? तो आपको पता है कि इसका प्रोसेस हो ही नहीं सकता इन सारे जो फैक्टर्स हैं की एब्सेंस में। तो आप यही दोबारा से लिख लें ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये सारा ये इधर तक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू वाटर। आप बस यही लिख लेंगी। की पॉइंट में भी मेरे ख्याल में ये था। कि ये
photosynthesis cannot take place if any of the light, carbon dioxide, chlorophyll, water or suitable temperature is not available। ये इसका आप आंसर लिख लें। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन, आप 6 क्वेश्चन बना लें इधर कि हाउ, ये पेज नंबर, इधर आ जाए पेज नंबर 12 पर, आ जाए। हाउ द लीफ स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप खुद से लिख लें, हाउ द लीफ स्ट्रक्चर इज वेल अडॉप्टेड, लिख लें वेल अडॉप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर फिर यही होगा, ये पॉइंट्स में जो लिखा हो, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज वेल अडॉप्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडाप्टेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये आप लिखा हुआ है जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर, इसको आप पॉइंट्स में लिख लें तो और भी अच्छा होगा, ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिख लें, साथ डायग्राम भी ड्रा कर लें। जहाँ जहाँ डायग्राम बनी हुई है आपने साथ ज़रूर, स्ट्रोमेटा का जैसे क्वेश्चन है उसके साथ आपने डायग्राम ड्रा करनी है। इसी तरह लीफ के स्ट्रक्चर में भी आपने ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का ड्रा कर देना है, इंटरनल भी ड्रा कर दें तो अच्छी बात हो जाएगी। और इसके बाद आ जाता है हाउ इज़ फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। और सी आता है एटमॉस्फेयर। ये मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन खुद से कर लें कि कैसे फोटोसिंथेसिस का, आपको मैं ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि कैसे ज़रूरी है। तो प्लांट्स की तो ग्रोथ ही नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस अगर नहीं होगा तो प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। और ह्यूमन और अदर एनिमल्स, एक तो हम उनका फूड पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनसे फूड भी लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर नहीं होगा, प्लांट नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगी। दूसरा, प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए एक फैक्ट्रीज़ का काम करते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही होती है, हम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको वो ले लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद एटमॉस्फेयर का क्या है कि एटमॉस्फेयर में भी यही है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसलिए हेल्पफुल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर उसको क्लीन कर देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है, जो जिससे हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो क्लीन हो जाती है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा प्लांट उतने ग्रो करेंगे, जो कि एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह आप ये नेट से हेल्प ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इनके 4-4, 5-5 पॉइंट ABC तीनों के बनाकर एक अच्छा सा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आर 2 डिफरेंट प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। पहला पॉइंट तो इनकी आप कॉलम में इनको कीजिएगा, फोटोसिंथेसिस एक तरफ और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस की पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर रेस्पिरेशन की, फिर एक की इक्वेशन, फिर दूसरे की इक्वेशन, फिर तीसरा पॉइंट बना दीजिएगा कि ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे टाइम में होता है, वो ऑल द टाइम जारी रहता है। उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही होती है और उसमें रिलीज़ हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टोर हो रही होती है एनर्जी और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। और क्या होता है, ये इसके जो पॉइंट्स हैं इसमें आप ये बनाकर इसको कॉलम की फॉर्म में तकरीबन 5-6 पॉइंट होने चाहिए, वो बना के आप लिख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये है ये एक क्वेश्चनेयर दिया गया है, एक आपको एक ग्राफ बना के दिखाया गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे जा रहा है और ये टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पर कितना ज़्यादा है। तो ये देखें 35 टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम इसका लेवल है, 20 से फिर एक्सीड होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है वो 35 के बाद 40 टेम्परेचर पर ये गिरना शुरू हो जाता है इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन इसके मुताबिक ग्राफ मैंने आपको समझा दिए, इसके मुताबिक ये क्वेश्चन दिए हुए, इसके आंसर आपने देने हैं और इसकी भी पिक्चर बनाकर भेजनी है। इसके बाद एक और चार्ट सा आ गया है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है और ट्रांसपायरेशन रेट लिखा हुआ है मिलीमीटर पर मिनट में।
तो ये क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है कि जब डार्कनेस होगी तो कैसा होगा इसका रेट ट्रांसपायरेशन का, जब ब्राइट लाइट होगी तो सॉइल एयर स्टिल एयर होगी, मूविंग एयर होगी, ड्राई एयर होगी, मॉइस्ट एयर, ये सारी कंडीशंस हैं। इसके मुताबिक क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा जो है वो मूविंग एयर में ट्रांसपायरेशन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम कब है? डार्कनेस में। तो इसके भी क्वेश्चन के आंसर आपने इस तरह दे देने हैं, इस चार्ट को समझते हुए, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद है हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में ट्रांसपायरेशन कैसे हेल्प करती है? तो वाटर साइकिल आपने 5th में भी पढ़ा था। वाटर साइकिल क्या होता है? मुख्तलिफ स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले वाटर बॉडीज से जो है वो वाटर एवापोरेट होता है, फिर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पौधे जो है वो एक्सेसिव वाटर एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। तो वही वाटर जो है वो एवापोरेट होकर ऊपर को उठता है और वो क्या बनाता है? क्लाउड्स बनाता है। फिर कंडेंसेशन का अमल होता है और फिर जो है वो पानी बारिश की शक्ल में नीचे आता है। तो इस तरह ये वाटर का साइकिल एक जारी रहता है। तो अगर ट्रांसपायरेशन, अगर यानी वाटर बॉडीज़ को भरने के लिए भी तो पानी की ज़रूरत होती है। वो पानी कहाँ आता है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ करती है द वाटर लेवल्स इन द वाटर बॉडीज़। अगर ये वाटर बॉडी का लेवल ट्रांसपायरेशन की वजह से इंक्रीज़ नहीं होगा तो ना एवापोरेशन का अमल होगा और ना कंडेंसेशन का अमल होगा और वाटर साइकिल स्टॉप हो जाएगा। टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ टू रेगुलेट द वाटर साइकिल, बट वो कहते हैं कि हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द वाटर साइकिल। कैसे हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन? इंक्रीज द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज टू रेगुलेट द वाटर साइकिल। इसका आंसर आप ये लिख लें। अच्छा, इसके बाद ये प्रोजेक्ट है, ये तो नहीं हो सकता, बस ये जब आप खैर से स्कूल आएंगे तो फिर ये इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपको करवा दिया जाए। ये इसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो गई है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस यूनिट की आप अच्छी तरह रीडिंग करेंगे और उसके बाद जो है नीट कॉपी पर क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे बड़े नीटली और अच्छे तरीके से। और जो बुक पर करने वाला काम है वो आप बुक पर ही करेंगे। जैसे कि ये चार्ट है, इसको भी आप बुक पर ही कर रहे हैं, इसकी पिक्स बनाकर भेजनी है। ये ग्राफ वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी आपने बुक पर ही करने हैं। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले भी बुक पर ही करने हैं। और ये जो करेक्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है वो भी बुक पर करना है। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने नीट कॉपी पर करने हैं और उसकी पिक्स बनाकर मुझे भेजनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।